नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीपीएससी एंड सीजी व्यापम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र विषय से है। तो इसमें देखेंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो कि आगामी परीक्षा, छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा और साथ में छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहेगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और साथ में नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के है वो बढ़ते हैं। हाँ, इससे पहले दोस्तों अगर जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है वो डाल दिया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के पहला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। पहला प्रश्न बोलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? मौलिकता, अनुशासन, धारा प्रवाहिता और लचीलापन। तो यहाँ पर जो सृजनशीलता है दोस्तों उसमें जो जो प्रमुख तत्व नहीं है वो क्या चीज़ नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं उनके आधार पर दोस्तों जो आपका ऑप्शन बी है ये है अनुशासन, ये सृजनशीलता का तत्व नहीं है। बाकी मौलिकता, धारा प्रवाहिता और लचीलापन ये इसके अंडर में आते हैं। सृजनशीलता किसी वस्तु की विचार कला, साहित्य से बंध किसी समस्या का समाधान निकालने के लिए बहुत सारे है होते हैं उसमें होते हैं, जिसमें यहाँ के है ना रचना है, आविष्कृत करना है और पुनः सृजित करने की प्रक्रिया, ये सब चीज़ें इसमें सृजनशीलता के अंतर्गत आती है। लेकिन अनुशासन है वो बिल्कुल नहीं आती है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुशासन यह इसका तत्व नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं या फिर 6 अवस्थाएं? तो जीन पियाजे के अनुसार दोस्तों जो संज्ञानात्मक है, संज्ञानात्मक बाल विकास की जो अवस्था है वो कुल कितनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो जीन पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक बाल विकास की अवस्था है वो 4 अवस्थाएं होती है, जिसमें आपका पहला अवस्था होता है संवेदीय पेशीय अवस्था, है ना। पहला होता है आपका संवेदी पेशीय अवस्था। दूसरा होता है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसकी अवधि 2 से 7 वर्ष के बीच में होती है। और तीसरा होता है आपका जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है जिनकी अवधि होती है 7 से 11 वर्ष की अवधि होती है, यहाँ पर होती है। और लास्ट में चौथा नंबर का जो है दोस्तों वो है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो क्या है 11 वर्ष से, जिसको औपचारिक बोलते हैं ना, जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी बोला जाता है, जिसके 11 वर्ष से अधिक की इसकी अवस्था है वो होते हैं। तो ये चारों अवस्थाएं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते, यह कथन किसका है? यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में दिए गए हैं स्वामी विवेकानंद, स्किनर, पेस्टोलॉजी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर दोस्तों जो शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह जो स्टेटमेंट है वो किसने दिया था दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं करके आत्मानंद बोलता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी ने है वो बोला था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर चौथा नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण। यहाँ पर जो है कट लगे है, चौथा नंबर का प्रश्न है, सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? यहाँ पर सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कोहलबर्ग, थार्नडाइक, पावलाव या फिर स्किनर? तो यहाँ पर दोस्तों इस सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो थार्नडाइक जी है वो क्या है, सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में है जाने जाते हैं। तो जो थार्नडाइक है दोस्तों वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, एल थॉर्नडाइक इसका पूरा नाम है, एल थॉर्नडाइक। इनके द्वारा जो है क्या है, सीखना संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है करके बोला गया था, और यह सिद्धांत उसके सीखने पर अधिक बल देता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रयास और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक में यहाँ पर थार्नडाइक ने बोला था कि क्या बोला था, तो मनु जितना भी सीखना है ना, सीखना क्या करते हैं, सीखने से जितने भी संबंधित कार्य होती है वो करने की जो क्षमता होती है वो मनुष्य का मस्तिष्क करते हैं, है ना। ये
इस चीज को है वो उनके द्वारा बताया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5वां नंबर के, यहाँ पर देखिए, बिग व हंट के अनुसार खाली स्थान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। यह कौन सी अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर प्रौढ़ा अवस्था में? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो परिवर्तन है, बच्चों में जो परिवर्तन है वो होता है, कब होता है? जिसमें शारीरिक परिवर्तन, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन है, ये कब दिखाई देता है बच्चों में? तो यह किशोरावस्था में है वो दिखाई देता है। किशोरावस्था में को दोस्तों यहाँ पर जो तनाव और तूफान की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहीं पर यह अवस्था ऐसा होता है जिसमें सोचने समझने की क्षमता है उसका भी विकास होता है ना। बाकी बच्चों में तनाव आता है और उसके साथ में जो शारीरिक मानसिक परिवर्तन भी है उनमें होने लगता है। तो यह बिग और हंट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं की ये क्या था? सर्वोत्तम रूप से जो व्यक्त करने वाला जो शब्द है परिवर्तन है वो इसी में है वो बोला गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा, तो किस प्रकार से दोस्तों इसको वर्गीकृत किया जाएगा? तो श्रेष्ठ बुद्धि वाला, सामान्य से अधिक बुद्धि वाला, सामान्य बुद्धि वाला, फिर मंद बुद्धि वाला। तो इसको कौन सा श्रेणी में रखा जाएगा दोस्तों? जो एक बच्चा है उनकी जो बुद्धि लब्धि है 105 है, तो उसे कौन से वर्ग में है वो रखे जाएंगे? इसमें मंद बुद्धि वाला है, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि या फिर सामान्य से अधिक बुद्धि वाले? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 100 से 120 तक है ना, 100 से 120 तक होती है। यहाँ पर जो सामान्य बुद्धि वाले हैं दोस्तों वो आते हैं 120 से वाला, सॉरी 100 से 110 तक है ना, 100 से 110 तक है वो आपका सामान्य बुद्धि वाले आते हैं। 110 से 120 तक जो बुद्धि वाले, श्रेष्ठ बुद्धि वाले थे, सामान्य से अधिक बुद्धि वाले थे, और उसके बाद 120 से है ना, 120 से 140 तक यहाँ पर है श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं, जो जीनियस होते हैं है ना, वो लोग हैं वो आते हैं। और यहीं पर दोस्तों अगर 80 से 75 के बीच में है तो वो मंद बुद्धि में है वो आ जाते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रेष्ठ बुद्धि वाले में 120 है वो चीज़ है, ये सब चीज़ को ध्यान में रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। किसकी शोध किया था दोस्तों इनके द्वारा? संज्ञानात्मक विकास का शोध किया था, या फिर शारीरिक, या फिर नैतिक, या फिर गामक? तो यहाँ पर जो लॉरेंस कोहलबर्ग है उन्होंने विकास के क्षेत्र में शोध कार्य किया था, तो किस क्षेत्र में है वो किया था? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नैतिक विकास के क्षेत्र में है दोस्तों लॉरेंस और कोहलबर्ग ने है वो उस है इसके में शोध कार्य है वो किया गया था। और इसके अनुसार जो बालक के नैतिक विकास की 5 अवस्थाएं हैं वो होती है। कितनी अवस्था होती है? 5 अवस्थाएं है वो होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीजें होती है, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा, यह एक पतंग है। यह उदाहरण दिखाता है, क्या चीज को बताता है? सम्मिलन को, समायोजन को, संरक्षण को, या फिर वस्तु का प्रदर्शन को। तो यहाँ पर जो कथन दिया गया दोस्तों, यहाँ पर स्टूडेंट एक पिता है वो अपने बच्ची को दिखाते हुए चिड़िया को है वो दिखाते हैं, तो इसको बोलती है यह एक पतंग है। तो यह उदाहरण किस चीज को बताता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों है ना, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? सम्मिलन को है वो बताता है। यहाँ पर सम्मिलन को है वो बताता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न है, सामाजार्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को खाली स्थान सहायता करता है। स्व अधिगम मॉडल, विभेदित निर्देशन, पाठ्यचर्या का विस्तार, या फिर संज्ञानात्मक वर्गीकरण? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर स्व अधिगम मॉडल है जिसमें सामाजिक मुद्दों से जुड़े रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो रही है वो कहते हैं स्व अधिगम मॉडल से है वो हो सकते हैं। ये यहाँ पर क्या करते हैं? उनको सहायता करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक कक्षा में व्यक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। रुचियों के,
सीखने के चरित्र के या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी आ जाएगा। रुचि लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और चरित्र है वो अच्छा बनना है। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र के अंतर्गत है वो आते हैं, है ना। एक कक्षा कक्षा के अंदर है, ये सभी चीज़ें वो होनी चाहिए बच्चों में। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्पीयरमैन ने, थर्स्टन ने, गिलफोर्ड ने या फिर गेने ने? यहाँ पर जो बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत है दोस्तों उसका प्रतिपादन है वो किए थे, किसने किया था? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए है दोस्तों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, स्पीयरमैन के द्वारा है बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का डेवलपमेंट है वो किया गया था, फिर प्रतिपादन है वो किया गया था, है ना। तो यहाँ पर बुद्धि का जो द्विखंड सिद्धांत है दोस्तों उसका प्रतिपादन है किसने किया था? तो स्पीयरमैन ने है वो किया था। इनके अनुसार दोस्तों जो बुद्धि है वो दो तत्वों का मिश्रण होता है। कितने तत्व का? दो तत्व का क्या होता है? इसका मिश्रण होता है, जिसे सामान्य और विशिष्ट कहा जाता है। एक है उसका आपको सामान्य कहा जाता है ना, एक को सामान्य बोला जाता है और दूसरा है उसको विशिष्ट है वो बोला जाता है ना। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, ये पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न को ये जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ दोस्तों उसको सीजी टेट की एग्ज़ाम और छात्रावास अधीक्षक की भर्ती की परीक्षाओं में लगातार है वो पूछा गया है। इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको एक भी क्वेश्चन को ना छोड़िए कि सभी के 30 क्वेश्चन है वो पूरा रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? क्रो एवं क्रो का, पियाजे का, स्किनर का या फिर कोहलर का? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी है ना। आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। स्किनर के अनुसार क्या है? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 13वां नंबर का, हार्वर्ड गॉर्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। भाषा के, सृजनात्मकता के, अंतर्वैयक्तिक कौशल के या फिर अंतःवैयक्तिक कौशल के? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। हार्वर्ड गॉर्डनर ने सृजनात्मकता को छोड़कर जितने भी अन्य सभी है, भाषा, अंतर्वैयक्तिक कौशल और अंतःवैयक्तिक कौशल, है ना, इनके बारे में, ये इनके प्रकार बुद्धि के क्या है प्रकार है उसको बताया गया है। लेकिन ये सृजनात्मकता है बुद्धि के प्रकार के अंतर्गत है वो नहीं आता है, इनके अनुसार, हार्वर्ड गार्नर के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है जानना, बच्चे की सीखने में आई कठिनाइयों को जानना या फिर उपरोक्त सभी? तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या क्या चीज़ है दोस्तों? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों को उत्तीर्ण करना है, साथ में अनुत्तीर्ण घोषित करना है, ये सब चीज़ मूल्यांकन से ही पता चलता है। बच्चा क्या सीखा है उसको जानते हैं कब है? जब हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं तब जानते हैं, और बच्चों की सीखने में आई कठिनाइयों को भी हम मूल्यांकन के माध्यम से ही जान पाते हैं। इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि बच्चों की जो उपलब्धि है, उनके परीक्षणों का जो परिणाम है उनको जांच करना है और उन्होंने कितना अधिगम है वो लिया है, और कितने उस अधिगम के द्वारा, आपके द्वारा जो दिए गए अधिगम उसमें से कितना उन्होंने सीखा है, कितने को उन्होंने ग्रहण किया, ये सब चीज़ का जांच किसके माध्यम से किया जाता है? मूल्यांकन क्या है वो के माध्यम से किया जाता है, यही उनका उद्देश्य होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है? मनोविज्ञान, पारंपरिक अनुकूलन, वातावरण या फिर मनोदैहिक? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर पारंपरिक अनुकूलन जो क्या करता है? संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको 5 बार है वो सीजी टेट टीईटी के एग्जाम में है वो पूछा गया प्रश्न है, 5 जो है बार है, और इसको 2 बार है आपका जो छात्रावास अधीक्षक का परीक्षा हो उसमें पूछा गया प्रश्न है। तो पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर संवेदीय पेशी
अवस्था में। तो कौन सा अवस्था होता है दोस्तों, जिसमें क्या कहते हैं बौद्धिक क्रिया है वो समस्या समाधान की अवस्था में करने का होता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है ना, जिसका कितना होता है 11 से 16 वर्ष के बीच की इनकी अवधि होती है। उन्हें में क्या करते हैं, बच्चों में क्या आता है, बच्चे क्या करते हैं, ये चीज़ है उनमें यह जो समस्या समाधान की अवस्था है वो करने लगता है। यहाँ पर है ना, जो स्विट्जरलैंड के जो मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों जीन पियाजे, उनके अनुसार क्या था, बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्याओं का समाधान औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 16 वर्ष की होती है उसमें है वो करता है ना। तो ये चीज़ है वो जीन पियाजे के द्वारा है बोला गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कौन सा सीखना स्थायी होता है, कौन सा सीखना स्थायी होता है दोस्तों, रट कर सीखना, सुनकर सीखना, समझ कर सीखना या फिर देख कर सीखना। तो कौन सा सीखना है दोस्तों स्थायी होता है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो समझ कर सीखते हैं है ना, वो है क्या होता है स्थायी होता है। आपका सीखना है, जैसे ही आपने कुछ चीज़ को है पढ़ रहे हैं या फिर देख रहे हैं, कुछ भी चीज़ करें तो उसको समझ कर आपने किया है, तब वही आपका वो जो ज्ञान प्राप्त होगा वो स्थायी होगा। अगर आपने रट कर किया है तो नहीं हो जाएगा, सुने बस है, उसको याद नहीं कि समझे नहीं है, तो भी आप भूल जाओगे, स्थायी ज्ञान है वो प्राप्त नहीं होगा। और देखे बस है लेकिन उसको आपने इमेजिन करके नहीं रखे, कंठस्थ नहीं किया है, तो वो आपको क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अगर आपने समझा है, अच्छे से देखा है, सुना है और है ना, तो किसी भी माध्यम से आपने देखा और उस ज्ञान को आपने समझा है, तब भी वो क्या है, जो सीखना हो, जो लर्निंग होती है वो क्या होती है, स्टेबल हो पाएगा, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, युवावस्था में या फिर बाल्यावस्था में। तो यह जो 13 वर्ष का बालक है दोस्तों वो कौन सी अवस्था में आएगा, तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल से हो जाएगा, किशोरावस्था में आएगा दोस्तों। क्योंकि जो किशोरावस्था होता है उसी में जो बच्चे हैं उनमें तनाव और तूफान की अवस्था है उसको माना जाता है ना। और इस अवस्था के कारण दोस्तों यहाँ पर जो किशोरावस्था उसमें शारीरिक विकास, मानसिक परिवर्तन है, ये सब चीज़ है वो होते हैं। किशोरावस्था होता है दोस्तों उसमें विरोधी व्यवहार प्रकट करने का लक्षण है वो दिखाई देता है, जिसे समझना कठिन हो जाता है। मतलब कोई भी चीज़ कहता है तो चिड़चिड़ापन है वो आता है किस अवस्था में, किशोरावस्था में। तो इस पॉइंट को है वो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है, खेल, भाषण, कहानी लेखन या फिर निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो यहाँ पर दोस्तों जो बच्चों के जो सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है दोस्तों वो क्या चीज़ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो भाषण एक प्रकार से उनकी जो सृजनात्मकता है उनके विकास के लिए है ना, उनमें सहायक नहीं होता है। बाकी खेल विधि से उसको सहायता मिलता है, कहानी से लेखन से भी उसको सहायता मिलता है और निर्माण संबंधी क्रिया से तो उनकी समझ उतनी सृजनात्मकता का विकास है वो होता है। लेकिन भाषण देने से है क्या है, नहीं होता है, भाषण सुनने से देखने से नहीं हो पाता है ना। तो ये चीज़ है वो आपका इनके सहायक नहीं है, तो आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था, स्किनर ने, पावलाव ने, थार्नडाइक ने या फिर कोहल बर्ग ने। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत है वो पावलाव के द्वारा है प्रतिपादित है वो किया गया था, है ना। तो इसको देखिए जो आपका ऋषि, ये तो जो पावलाव है दोस्तों वो क्या है, ऋषि वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे, ऋषि साइंटिस्ट, जो ऋषि मनोवैज्ञानिक है वो इनके आईपी, इनका पूरा आईपी पावलाव है, इनके द्वारा क्या कहता है सीखने का जो कंडीशनिंग सिद्धांत है उनको प्रतिपादन किया गया था। और इनके अनुसार दोस्तों सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। क्या है, सीखना एक क्या है आपका, है ना, अनुकूलित, सीखना एक प्रकार का क्या है, अनुकूलित अनुक्रिया है, ये इनके द्वारा है वो बोला गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाती है,
जैविक मंदता कहलाती है, या फिर पारिवारिक मंदता कहलाती है, फिर आकस्मिक मंदता, या फिर चिकित्सकीय मंदता। तो यहाँ पर जो दोस्तों ये क्या कहता है, जो भ्रूण है उसकी क्षति हो जाते हैं, जन्म के समय जो लगी चोट होती है उसमें भ्रूण क्षति की वजह से आई जो मानसिक मंदता होती है वो क्या कहलाती है बोला गया है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका जैविक मंदता है वो कहलाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण क्या है दोस्तों? मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर डिसऑर्डर, या फिर ऑटिज्म, है ना। तो यहाँ पर कौन है दोस्तों जो विशिष्ट अधिगम विकलांगता का क्या है उदाहरण है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, डिसलेक्सिया, है ना। डिसलेक्सिया एक विशिष्ट अधिगम विकलांगता है दोस्तों जो क्या करते हैं पठन, है ना, जो पठन विकार है उनसे संबंधित होता है, मतलब इसमें जो कोई भी अक्षर उसको है पढ़ नहीं पाता है, पढ़ नहीं पाता है ना। तो इस वजह से यहाँ पर ये विशिष्ट प्रकार का जो सीखने में विकलांगता है वो दिखाई देते हैं। इनका उदाहरण है डिसलेक्सिया, है ना। इस बीमारी से जो पीड़ित बच्चे होते हैं दोस्तों उनको क्या होते हैं, पढ़ने में समस्या है वो लगातार आती रहती है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, डिसलेक्सिया है किसे पढ़ने पठन लेखन से है संबंधित है, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, शिक्षा में फ्रॉवेल का महत्वपूर्ण योगदान था, खाली स्थान का विकास। तो यहाँ पर जो फ्रॉवेल के द्वारा किस चीज़ के लिए योगदान दिया गया था दोस्तों? व्यावसायिक स्कूल के लिए, पब्लिक स्कूल, या फिर किंडरगार्टन के लिए, या फिर लैटिन स्कूल के लिए। यहाँ पर फ्रॉवेल के द्वारा है दोस्तों किसका योगदान दिया गया है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, है ना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर किंडरगार्टन का योगदान है उन फ्रॉवेल के द्वारा है वो दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से संश्लेषण का उदाहरण है? निबंध लिखना, भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना, या फिर चित्र रंगना। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो संश्लेषण का उदाहरण है उसमें हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। संश्लेषण मतलब क्या होता है? प्रमेय सिद्ध करना होता है ना। तो ये चीज़ है आपका आ जाएगा। कोई भी चीज़ है तो दो या दो से चीज़ अधिक चीज़ है उनको क्या है हम तोड़े और टूटे उसको सिद्ध करते हुए जाते हैं, वो संश्लेषण होता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है क्या कहलाता है? बैंकिंग मॉडल कहलाता है, रचनावादी मॉडल कहलाता है, प्रोग्रामिंग मॉडल कहलाता है, फिर इनमें से कोई नहीं कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका, है ना, आपका बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है वो रचनावादी मॉडल है वो कहलाता है ना। बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है और रचना क्या करता है, रचनावादी मॉडल है वो कहलाते हैं। तो ये दोस्तों ये कोई भी चीज़ है उसका क्या कहते हैं, अनिवार्य रूप से किसी भी नई वस्तु का क्या करते हैं, सृजन करने में मदद करते हैं, सृजनात्मकता है ना, उत्प्रेरित करने का काम करता है वो जल्दी जल्दी। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री से। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो सामाजिक अधिगम आरंभ होते हैं वो कहाँ से? संपर्क से है वो होता है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 27वां नंबर का है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है सिर से पैर तथा शरीर से बाहर के मध्य की ओर। ऑप्शन बी में दिया है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। ऑप्शन सी में दिया है पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। और ऑप्शन डी में दिया है पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो यहाँ पर शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा किस प्रकार से होती है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर है यहाँ पर भी जो विकास की दिशा है वो होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है ना? ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, यंत्र, या फिर ये सभी। यहाँ पर जो क्या है दोस्तों, श्रवण बाधित है जो सुन नहीं सकते उनके लिए कौन सी चीज़ है प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका
ऑप्शन सांकेतिक भाषा है उनका प्रयोग किया जाता है, जिससे जो श्रवण बाधित बच्चे उनको सीखने में मदद है वो मिलता है। ब्रेल लिपि है दोस्तों ये जो विकलांग है देख नहीं सकते हैं उन बच्चों के लिए है वो किया जाता है। साथ में है ना, साथ में आपका यंत्र है वो है यंत्र है उनका उपयोग है वो किया जा सकता है। जो दृष्टिबाधित है उनके लिए है ब्रेल लिपि है वो किया जाता है। सांकेतिक भाषा है आपका श्रवण बाधित के लिए है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर बालक का विकास का परिणाम क्या है? वंशानुक्रम, वातावरण का वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का या फिर आर्थिक कारकों का। तो यहाँ पर बालक का विकास का जो परिणाम निकलता है दोस्तों वो किस प्रकार से होता है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया के कारण है जो कि बालक के विकास का परिणाम है वो निकलता है। बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण की अंतः प्रक्रिया का परिणाम होता है दोस्तों। लैंड इनको यहाँ पर लैंडिस नामक के एक मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों, है ना। लैंडिस नामक जो क्या है मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार दोस्तों वंशनम को हमें विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करती है और इन क्षमताओं को विकसित होने पर अवसर हमें वातावरण से मिलता है। वो ये स्टेटमेंट है वो लैंडिस के द्वारा है बोला गया था। इन्हीं के आधार पर यहाँ पर है जो बालक का विकास परिणाम है वो उसको वंशानुक्रम और वातावरण की अंतः क्रिया का है वो लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है जो कि 30वें नंबर का प्रश्न है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था दोस्तों ये। परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि इनमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक है वो शेयर करिएगा और हमारे इस वीडियो को पहली बार जो दोस्त देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।